वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चाय आप रोज़ाना पीते हैं वो बागात से आपके कप तक कैसे पहुंचती है? चाय के बागात में दिन की पहली किरण के साथ ही चुनाई का काम शुरू होता है। चाय की पत्ती सिर्फ एक आम पत्ता ही नहीं बल्कि ये कई मराहिल से गुजरकर आपके टी कप तक पहुंचती है। बीज बोने से लेकर पैकिंग तक हर कदम अपनी जगह अहम है। चाय की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, मगर आज भी लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बहस करते हैं। आखिर हकीकत क्या है? चाय की पत्तियों की खुशबू, जायका और मयार कैसे बरकरार रखा जाता है? इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, चाय की काश्त के लिए मखसूस मौसमी हालात दरकार होते हैं। चाय के पौधे ज़्यादातर मरतूब और गर्म आबो हवा में परवान चढ़ते हैं, जहां दर्जा हरारत 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। मौजू एटमॉस्फेयर जिसे हम कह सकते हैं वो है ज़रखेज़, तेज़ाबी और अच्छी नकासी वाली मिट्टी, पहाड़ी इलाके या ढलवानी ज़मीन ताकि पानी खड़ा ना हो। चाय की काश्त बीज या कलमों यानी कटिंग्स के ज़रिए की जाती है। ज़्यादातर मयारी पैदावार के लिए कलमों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यकसा मयार के पौधे हासिल हों। बीज बोने के बाद इन्हें 4 से 6 हफ्तों में उगने दिया जाता है। नर्सरी में छोटे पौधे 6 से 12 माह तक रहते हैं, जब तक कि वो खेत में मुंतकिल करने के काबिल ना हो जाएं। जब पौधे तकरीबन 12 से 18 माह के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में लगा दिया जाता है। हर पौधे के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाता है ताकि वो बेहतर तौर पर परवान चढ़ सकें। चाय के पौधे को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में तकरीबन 3 से 5 साल लगते हैं। एक चाय का पौधा 30 से 50 साल तक चाय दे सकता है, लेकिन इसकी बेहतरीन पैदावार 10 से 30 साल की उम्र में होती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रिवायती तरीका में चाय की पत्तियों को हाथ से चुना जाता है। चाय की पत्तियों की चुनाई का अमल चाय के बागात से ही शुरू होता है, जहां किसान या कारकुन चाय के दरख्तों से पत्तियां तोड़कर जमा करते हैं। इस अमल में चाय की फ्रेश पत्तियों को तरजीह दी जाती है क्योंकि ये चाय के जायके और खुशबू के लिहाज से बेहतरीन होती हैं। चाय की पत्तियों को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ा जाता क्योंकि ये ज़्यादा खुश्क या मुतासिर हो सकती हैं। चाय की पत्तियों की चुनाई रिवायती तरीका में हाथ से की जाती है, लेकिन अब कई चाय के बागात में मशीनी चुनाई का अमल इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के ज़रिए चाय की पत्तियों को तेज़ी से और ज़्यादा मिकदार में चुना जा सकता है। ये मशीनें चाय के दरख्तों से पत्तों को स्लैश करती हैं और इनकी नरम या सख्त पत्तियों को मुंतखब करती हैं। मशीनें ज़्यादातर हल्की वज़न वाली ब्लेड्स के ज़रिए काम करती हैं, जो पत्तियों को चुनकर एक मखसूस जगह पर मुंतकिल करती हैं। यह तरीका तेज़ तर है और इससे वक्त की बचत होती है, ख़ास तौर पर बड़े चाय के बागात में जहां वसी रकबा होता है। चाय की पत्तियों को जमा करने के बाद रिवायती तरीके में इन्हें विदरिंग के अमल से गुजारा जाता है। इस अमल में पत्तियों को हल्की सी गर्मी या हवा में खुश्क किया जाता है ताकि इनमें मौजूद नमी को कम किया जा सके और इनकी लचक बढ़ाई जा सके। वेदरिंग के दौरान पत्तियों का हुजम कम होता है और इनके अज्जा ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं, जो चाय के जायके और खुशबू को बेहतर बनाते हैं। रिवायती तरीक़ाकार में इस अमल को कुदरती हवा या चमचों के ज़रिए किया जाता है, लेकिन मॉडर्न तरीका में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। वेदरिंग के लिए हवा से चलने वाले ड्रायर्स या वेदरिंग रूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पत्तियों को मखसूस दर्जा हरारत और नमी में रखा जाता है। मशीनें एक खुदकार तरीके से पत्तियों की नमी को कम करती हैं और पत्तियों को बराबर फैलाने का अमल करती हैं ताकि तमाम पत्तियों पर एक ही सतह पर हवा गुजरे। इस अमल के दौरान पत्तियों की साख्त और जायका में तवाज़ुन बरकरार रहता है। वेदरिंग के बाद चाय की पत्तियों को रोलिंग यानी मरोड़ने का अमल शुरू होता है।
रिवायती तरीका में ये अमल हाथ से किया जाता है या लकड़ी के पत्थरों या चट्टानों के जरिए किया जाता है। इस मरहले में चाय की पत्तियों को दबाया या मरोड़ा जाता है ताकि इनके जौहर और कुदरती तेजाबों को आज़ाद किया जा सके जो चाय के जायके को बढ़ाते हैं। आज के मॉडर्न दौर में ये अमल मशीनों के ज़रिए भी होता है। इस हवाले से रूलिंग मशीनें या स्टीम रूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पत्तियों को एक ख़ास दबाव और रफ्तार से रूल यानी मरोड़ती हैं ताकि पत्तियों का जौहर निकल आए। मशीन में चाय की पत्तियों को डाला जाता है और फिर रूलर पत्तियों को यकसा तौर पर मरोड़ता है जिससे इनका जायका और खुशबू आज़ाद हो जाती है। इससे पत्तियों की शक्ल और साइज़ यकसा होता है और जायका भी बेहतर होता है क्योंकि मशीनों के ज़रिए दबाव और रफ्तार को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चाय की पत्तियों में मौजूद कुदरती तेज़ाब और जौहर जब हवा के साथ मिलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग का अमल शुरू होता है। ये अमल सब्ज़ चाय के लिए कम और ब्लैक चाय के लिए ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग से पत्तियों का रंग सियाह या गहरा हो जाता है और इनमें मौजूद जायके की शिद्दत बढ़ती है। इस मरहले को रिवायती तरीका में कुदरती तौर पर किया जाता है जिसमें पत्तियों को मखसूस दर्जा हरारत और हवा की नमी में छोड़ा जाता है। मॉडर्न तरीक़ाकार में इस अमल को मशीनी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग के लिए ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइजिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। पत्तियों को एक मखसूस दर्जा हरारत और नमी में रखने के लिए मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पत्तियों में मौजूद तेज़ाब हवा के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाए। इस तरीक़ेकार से ऑक्सीडाइजिंग का अमल ज़्यादा तेज़ और मौसर होता है और पत्तियों का जायका बेहतर तौर पर बरकरार रहता है। चाय की पत्तियों को ऑक्सीडाइज करने के बाद उन्हें खुश्क किया जाता है ताकि उनमें मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और इनकी हालत को महफूज किया जा सके। रिवायती तरीक़ाकार में ये अमल आग के ऊपर पत्थरों या चमचों पर किया जाता है ताकि चाय की पत्तियों का जायका और खुशबू बरकरार रहे, जबकि मॉडर्न तरीक़ाकार में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। चाय की पत्तियों को हाई टेम्परेचर ड्रायर्स या हवा से चलने वाले ड्रायर्स में डाला जाता है। मशीनें चाय की पत्तियों को तेज़ दर्जा हरारत पर खुश्क करती हैं ताकि नमी तेज़ी से ख़त्म हो जाए और पत्तियों का जायका बेहतर रहे। इस तरीके से पत्तियों का जायका महफूज रहता है और खुश्क होने का अमल भी तेज़ हो जाता है। चाय की पत्तियों को प्रोसेसिंग के बाद छान कर मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है जैसा कि फ़ाइन, ग्राउंड या ब्रोकन पत्तियों में। इसके बाद इन पत्तियों को मुख्तलिफ वज़न में पैक किया जाता है ताकि मुख्तलिफ सारिफीन की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अगर हम मॉडर्न तरीक़ाकार की बात करें तो मॉडर्न तरीक़ा में ये काम मशीनों के ज़रिए सरअंजाम पाता है। चाय की पत्तियों को छानने के लिए ऑटोमेटिक सेपरेटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो पत्तियों को मुख्तलिफ साइज़ के मुताबिक तरतीब देती हैं। छानने के अमल में मशीनें पत्तियों को मुख्तलिफ मयार के मुताबिक तकसीम करती हैं और फिर इनको पैक करने के लिए पैकिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो पत्तियों को पैकेट्स या टी बैग्स में बंद करती हैं। इस तरीक़ाकार से चाय की पत्तियों को तेज़ और मयारी तरीके से छाना और पैक किया जाता है जिससे पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चाय की इब्तदाई तारीख़ चीन से जुड़ी हुई है। इसकी इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ और रिवायात मौजूद हैं, मगर सबसे मशहूर कहानी चीनी शहनशाह शिननोंग की है। कहा जाता है कि शिननोंग एक बार अपने दरबार में बैठे थे जब उनके दरबार में पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया था। इस दौरान कुछ पत्तियां एक दरख्त से गिरकर उनके पानी में आ गिरीं जिससे खुशबूदार मशरूब बन गया। इस खुशबूदार पानी को चाय के तौर पर जाना जाने लगा। चाय का बाकायदा इस्तेमाल चीन में चौथी सदी कबल मसीह में शुरू हुआ।
قدیم چینی ڈاکومنٹس اور کتب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ چائے کی پتیوں کو خوشبو دینے اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مشروب اتنا مقبول ہوا کہ اس کا ذکر چینی طب میں بھی ہوا۔ چین میں چائے کی پتیوں کی کھیتی کا آغاز 3 صدی عیسوی میں ہوا۔ ایک اہم دور اس وقت آیا جب چینی بادشاہوں نے چائے کی کھیتی کو سرکاری طور پر فروغ دیا۔ چائے کی پتیوں کو پروسیسنگ کی تکنیکیں بھی چینیوں نے ہی ایجاد کی، جن میں ویدرنگ، مروڑنا اور خشک کرنا شامل ہیں۔ اس کے بعد چائے کو بطور مشروب عام عوام میں بھی مقبول کیا گیا۔ چین میں چائے کے مشروب کی مقبولیت کے بعد اس کا پھیلاؤ دیگر ایشیائی ممالک کی طرف بھی ہوا۔ سب سے پہلے جاپان میں چائے کی واردات ہوئی، جہاں 9ویں صدی عیسوی میں جاپانی بدھ راہب عیسائی چائے کے بیج لے کر آئے اور اسے بدھ مت کے عقائد سے جوڑا۔ جاپان میں چائے کی کھیتی اور اس کے استعمال کو مذہبی، ثقافتی اور طبی فوائد کے طور پر پیش کیا گیا۔ چائے کا برصغیر میں آنا، خواتین و حضرات، ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ہندوستان میں چائے کے پودے کی موجودگی کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، تاہم چائے کا برصغیر میں قدم رکھنے کی کہانی 17ویں صدی عیسوی میں شروع ہوتی ہے۔ چائے کا برصغیر میں سب سے پہلا ذکر ایران اور وسطی ایشیا کے تاجروں سے ملتا ہے، جو چائے کو تجارتی راستوں کے ذریعے ہندوستان لے کر آئے تھے۔ چائے کو برصغیر میں قیمتی مشروب کے طور پر دیکھنے کی ابتدا 17ویں صدی عیسوی کے آخر میں ہوئی۔ انگلینڈ کی مشہور کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس بات کا آغاز کیا کہ وہ چائے کو ہندوستان میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کمپنی 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں میں چائے کی پتیوں کی کاشت کا آغاز کرنا چاہتی تھی، تاکہ وہ چینی چائے کے متبادل کے طور پر مقامی طور پر پیدا کر سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے چائے کی کھیتی کا آغاز شمال مشرقی ہندوستان کے علاقوں میں ہوا، خاص طور پر آسام میں۔ اس کے علاوہ دارجلنگ اور مشمی ہلز جیسے علاقے بھی چائے کی کھیتی کے لیے منتخب کیے گئے۔ ان علاقوں میں چائے کے بیج چین اور جاپان سے درآمد کیے گئے اور مقامی کسانوں کو اس کی کاشت کے بارے میں تربیت دی گئی۔ 9ویں صدی کے آغاز تک ہندوستان میں چائے کی کھیتی بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی تھی۔ برطانوی نو آبادیاتی حکمت عملی نے اس صنعت کو بڑھاوا دیا۔ چائے کی صنعت نے مقامی کسانوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور چائے کی پتیوں کی تجارت کو عالمی سطح پر پھیلانے میں مدد دی۔ اس کے ساتھ ہی چائے کے درختوں کے بیج کا انتخاب، پانی کی مقدار اور خشک کرنے کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی بھی متعارف کرائی گئی۔ چائے کا برصغیر میں ایک اور اہم قدم 19ویں صدی میں آیا، جب چائے کو روزمرہ کے مشروب کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ برطانوی نو آبادیاتی حکمرانوں نے اس مشروب کو مقامی لوگوں میں مقبول بنانے کی کوشش کی۔ چائے کی تجارت نے نہ صرف ہندوستانی معیشت کو فائدہ پہنچایا، بلکہ برطانوی حکمرانوں کے لیے بھی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ چائے کو برصغیر میں صرف اشرافیہ تک ہی محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا استعمال عوامی سطح پر بھی بڑھنے لگا۔ ہندوستانی خاندانوں نے چائے کو روزمرہ کے مشروب کے طور پر اپنانا شروع کیا۔ چائے کی دکانیں اور چائے کے سٹالز کھلنے لگے، جہاں مقامی لوگ چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، چائے کا عالمی پھیلاؤ 17ویں صدی میں ہوا، جب یورپ میں چائے کے مشروب کا آغاز ہوا۔ ہالینڈ، انگلینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں چائے کی مقبولیت بڑھتی گئی اور اس کی تجارت ایک عالمی صنعت بن گئی۔ چائے کی صنعت نے برصغیر اور پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولے۔ آج کل چائے عالمی سطح پر مختلف اقسام اور ذائقوں میں دستیاب ہے اور ہر ملک میں اس کی اپنی منفرد پہچان اور طریقہ کار ہے۔